Good afternoon, all my dear students. You are again most welcome in English online classes by Rakesh sir. We have taught in last online classes poem For the Seven Ages of Man by William Shakespeare. अपने पाठ्यक्रम की चौथी पोएम द सेवन एजेज ऑफ मैन हम पोएम नंबर 4 की चर्चा कर रहे हैं और पोएम नंबर 4 का नाम है द सेवन एजेज ऑफ मैन। द सेवन एजेज ऑफ मैन। सेवन मीन्स होगा 7, एजेज मीन्स होगा अवस्थाएं, मैन मनुष्य की 7 अवस्थाएं। बाई विलियम शेक्सपियर। किसके द्वारा लिखी गई पोएम है ये? विलियम शेक्सपियर के द्वारा ये पोएम लिखी गई है। विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी हुई इस पोएम में हम 7 अवस्थाओं की बात कर रहे हैं। 7 अवस्थाओं में पहली अवस्था का नाम था इन्फेंट एज, दूसरी अवस्था का नाम था स्कूल बॉय एज। क्या नाम था? स्कूल बॉय एज। स्कूल बॉय एज के बाद तीसरी अवस्था का नाम था लवर एज। क्या नाम था? लवर एज। चौथी अवस्था का नाम था सोल्जर एज। सोल्जर एज। पांचवी अवस्था का नाम था जस्टिस एज और छठवीं का था पेंटालून। सातवीं का था ओल्ड एज या सेकंड चाइल्डनेस या सेकंड चाइल्डहुड। ठीक है, ये 7 अवस्थाओं की हम चर्चा कर रहे हैं। 7 अवस्थाओं में पहली अवस्था का नाम है इन्फेंट एज, दूसरी अवस्था का नाम है स्कूल बॉय एज, तीसरी का नाम है लवर, चौथी का सोल्जर, पांचवी का जस्टिस, छठवीं का नाम होगा पेंटालून और सातवीं का ओल्ड एज या सेकंड चाइल्डहुड या सेकंड चाइल्डिशनेस। सेकंड चाइल्डिशनेस जो अवस्था है वो ओल्ड एज का दूसरा नाम होता है दूसरा बचपन। ठीक है, दूसरा बचपन इस अवस्था को नाम दिया गया है। ठीक है, 1 मिनट गिर गया है ये। 7 अवस्थाओं में पहली इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब होता है शिशु। इसमें एक शिशु दाई माँ की गोदी में भी अपने पालन पोषण करने वाली माँ या परिचारिका की गोदी में भी क्या करता है? पकिंग या वोमिटिंग। माँ की गोदी में रह कर के भी बीमारी आ रही। इन्फेंट एज, स्कूल बॉय एज, लवर एज, सोल्जर एज, जस्टिस एज और पेंटालून ओल्ड एज या सेकंड चाइल्डहुड। ठीक है, ये 7 अवस्थाएं हैं। 7 अवस्थाओं में पहली अवस्था का नाम हो जाएगा इन्फेंट एज। इन्फेंट एज को हम शैशवा अवस्था बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? शैशवा अवस्था। ठीक है, स्कूल जाने की अवस्था प्रेमी अवस्था, सैन्य अवस्था बोल देते हैं इसको, न्यायाधीश अवस्था और पेंटालून को हम विदूषक या जोकर वाली अवस्था और इसको अपन बोल देते हैं वृद्धा अवस्था या दूसरा बचपन। जैसा कि हमने विलियम शेक्सपियर ने संसार भर की इन 7 अवस्थाओं का वर्णन किया है। इन्फेंट एज में एक बच्चा नर्स मीन्स होगा दाई माँ की गोदी में भी क्या करता है? वो पकिंग उल्टियाँ करते हुए और म्यूलिंग मीन्स होगा क्रंदन करते हुए जो अभिनय किया जाता है उसे मानव जीवन के प्रथम इन्फेंट एज शैशवावस्था कहा जाता है। स्कूल बॉय एज में एक लड़का
विनिंग करता है, विनिंग मीन्स छोटी छोटी शिकायतें करते हुए, ठीक है। शाइनिंग मॉर्निंग फेस, प्रातः काल में चमकते हुए चेहरे के साथ। विद ए सैसल, एक छोटे से बैग के साथ, ठीक है। क्रीपिंग लाइक स्नेल, क्रीपिंग रेंगते हुए, लाइक स्नेल एक घेंगे के समान रेंगते हुए। क्रीपिंग का अर्थ होगा रेंगना, स्नेल घेंगे के समान रेंगते हुए। अनविलिंग टू स्कूल, वह विद्यालय जाने के लिए, अनविलिंग का अर्थ होगा अनिच्छुक, अर्थात स्कूल जाना नहीं चाहता है। स्कूल जाना वो क्या नहीं चाहता, स्कूल जाना नहीं चाहता है क्योंकि वह खिलौनों आदि के संसार को छोड़ करके और वह स्कूल जाना नहीं चाहता है। सोल्जर एज में एक सैनिक विभिन्न प्रकार की शपथों से भरा हुआ होता है। किन से भरा हुआ होता है? इन तीनों अवस्थाओं का वर्णन हमने अपनी लास्ट क्लास में कर दिया था। इसके बाद हमारी आती है चौथी अवस्था। चौथी अवस्था का नाम होता है सोल्जर एज। और सोल्जर एज में एक व्यक्ति, चौथी अवस्था का नाम है सोल्जर एज। सोल्जर एज में एक जो सैनिक एक व्यक्ति होता है, स्ट्रेंज ओथ्स, स्ट्रेंज मीन्स होगा अजीब, ओथ्स मीन्स होगा शपथों या कसमों से भरा हुआ होता है। एक सैनिक को कसम परेड दिलाई जाती है, भारत माँ की कसम, ठीक है, घर वालों की, कि आपको आर्मी के जितने भी कंसेप्ट हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं करने हैं, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार की शपथों कसमों से वह भरा हुआ होता है, ठीक है। बियर्ड लाइक पार्ट, जिसकी दाढ़ी किसके समान होती है? बियर्ड मीन्स होगा दाढ़ी, लाइक ए लियोपर्ड, एक तेंदुए के समान उसकी क्या होती है? दाढ़ी होती है। जेलस इन ऑनर, सम्मान प्राप्ति में वो क्या होता है? जेलस का अर्थ होगा ईर्ष्यालु, ऑनर मीन्स होगा सम्मान प्राप्ति में वो क्या होता है? ईर्ष्यालु होता है। जेलस इन ऑनर, सम्मान प्राप्ति में वो क्या होता है? ईर्ष्यालु होता है। और सडन कुक एंड क्वारल, सडन कुक का अर्थ होगा हमेशा तैयार रहता है। सडन कुक का अर्थ होगा हमेशा तैयार रहता है, किसके लिए? क्वारल मीन्स होगा लड़ाई के लिए, वह हमेशा तैयार रहता है, ठीक है, लड़ाई के लिए। सीकिंग बबल रेपुटेशन, सीकिंग मीन्स होगा प्राप्त करने के लिए, बबल मीन्स होगा बुलबुले के समान क्षणिक, ट्रांजिटरी। रेपुटेशन मीन्स होगा प्रतिष्ठा की प्राप्त करने की खातिर वह अपने आप को कैनॉन्स माउथ, अपने आप को कैनॉन्स माउथ, तोप के मुंह में भी वह अपने आप को डालने के लिए तैयार रहता है, ठीक है। अपने आप को वह तोप के मुंह में भी डालने को तैयार रहता है, ठीक है। तो ये उसकी सोल्जर की एक विशेषताएं होती हैं, ठीक है। वह थोड़ी सी प्रतिष्ठा की खातिर अपने आप को तोप के मुंह में भी डालने को तैयार रहता है, ठीक है। इसके बाद अगली आती है, तो देखो, एक सैनिक विभिन्न प्रकार की शपथ कसमों से भरा होता है, उसकी तेंदुए के समान क्या होती है? उसकी दाढ़ी होती है। सडन कुक का अर्थ होगा हमेशा तत्पर तैयार रहता है लड़ाई के लिए। तुमने देखा होगा फौजी हमेशा बंदूक तान के लड़वे को तैयार रहे। अपने जो जेलस ईर्ष्यालु, सम्मान प्राप्ति में वो ईर्ष्यालु होता है, क्योंकि जब तक वह दुश्मन से ईर्ष्या नहीं करेगा तब तक वह दुश्मन को मार नहीं गिरा सकता, और दुश्मन को मारेगा नहीं तब तक उसे हवलदार, मेजर, सन, कर्नल आदि की उपाधि सम्मान भी नहीं मिल सकता। हालांकि ये सम्मान क्षणिक होता है, उसकी मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है, लेकिन उस प्रतिष्ठा की खातिर वह अपने आप को कैनॉन्स माउथ, तोप के मुंह में भी डालने को तैयार रहता है। कैनॉन का अर्थ होगा तोप के, माउथ मीन्स होगा मुंह में, अपने आप को मौत के मुंह में भी डालने को तैयार रहता है, ठीक है। जस्टिस अवस्था आती है। जस्टिस में एक न्यायाधीश खाने पीने का बहुत शौकीन होता है, इसलिए उस न्यायाधीश की कैसी तौंद होती है? जिसकी तौंद चपटे जैसी तौंद होती है। पांचवी जो अवस्था है वह है जस्टिस एज, न्यायाधीश अवस्था।
आदमी न्यायाधीश जो बनता है वो 60 से 65 साल की उम्र में या 55 से 65 साल की जो उम्र होती है इसके दरमियान वह क्या बनता है, न्यायाधीश बनता है। और न्यायाधीश फॉन्ड ऑफ ईटिंग, फॉन्ड ऑफ का मतलब होगा शौकीन, ईटिंग मीन्स क्या होगा, खाने का बहुत शौकीन होता है। ठीक है, इसलिए उसकी कैसी वो होती है, फेयर राउंड बेली। फेयर राउंड का अर्थ लिख सकते हैं पॉट, मटके चपटे के समान। बेली मीन्स क्या होगा, उसकी जो तौंद है वो मटके के समान गोल मटोल होती है। कैसी होती है, गोल मटोल या चपटे जैसी उसकी क्या होती है, तौंद होती है। ठीक है, अब वो तौंद हो कहते क्योंकि गुड कैपन लैंड, गुड मीन्स अच्छी तरह से, कैपन मीन्स नर चूजों का, लैंड मीन्स धारीदार नर चूजों का। लैंड का अर्थ होगा धारीदार, कैपन मीन्स होगा नर चूजों का जो मांस है वो अच्छी तरह से उनकी तौंद में भरा हुआ होता है, इसलिए उनकी तौंद गोल मटोल होती है। ठीक है, आइज शिवर, उनकी जो आंखें हैं वो भी कैसी होती हैं, शिवर गंभीर डरावनी सी आंखें होती हैं। दाढ़ी फॉर्मल कट, केवल एक निशान सा ही दाढ़ी में रह जाता है, विशेष औपचारिक निशान वाली उनकी दाढ़ी होती है। फॉर्मल कट बियर्ड, दाढ़ी कैसी होती है, औपचारिक निशान वाली। आंखें कैसी होती है, डरावनी गंभीर उनकी आंखें होती हैं। ठीक है, लेकिन इन सब के साथ साथ वह फुलमीस भरा हुआ होता है, वाइज सोइंग, वाइज सेज या वाइज सेइंग, वाइज सोच भी कर सकते हैं। वाइज मीस होगा बुद्धिमानी या समझदारी पूर्ण, सोच मीस होगा कहावतों से भरा हुआ होता है, बातों से। और मॉडर्न इंस्टांसेज, और नए नए उदाहरणों से वह लोगों को समझाता है। इस प्रकार से प्लेज हिज पार्ट, प्ले मीस अभिनय करता है, हिज मीस अपनी, पार्ट मीस भूमिका का अभिनय करता है। तो एक न्यायाधीश की 55, 60, 65 साल की अवस्था जिसमें वो एक फॉन्ड ऑफ खाने का शौकीन हो जाता है, और उसका गोल मटोल पेट जिसमें नर चूजे, चूजे जानते हैं जो मुर्गी के जो बच्चे होते हैं उन्हें चूजे कहा जाता है। तो मुर्गे का मांस उसके पेट में, वो भी धारीदार मुर्गों का मांस उसके पेट में अच्छी तरह से भरा हुआ होता है, जिसकी वजह से उसका गोल मटोल पेट और उसकी औपचारिक निशान वाली दाढ़ी, आँखें डरावनी, समझदारी पूर्ण कहावतों, नए नए उदाहरणों से भरा हुआ होता है। अर्थात नए नए उदाहरणों से वह लोगों को समझाता है। इस प्रकार से वह अपनी भूमिका का अभिनय करता है। 6th एज होती है वो पेंटालून एज होती है। कौन सी होती है, पेंटालून एज होती है, 6वीं अवस्था। और इस 6वीं अवस्था में एक व्यक्ति, पेंटालून एज है 6वीं अवस्था। ठीक है, 6वीं अवस्था का नाम है पेंटालून एज। क्या नाम है, पेंटालून एज। इस विदूषक जो अवस्था होती है ये 65 साल के बाद की अवस्था होती है, 65 से 75, 80 साल तक की अवस्था। इसमें आदमी क्या होता है, 6th एज शिफ्ट इनटू लीन, आदमी लीन हो जाता है। लीन का अर्थ होगा कमज़ोर बन जाता है। ठीक है, और कमज़ोर हो जाता है। स्लीपर, ढीले ढाले कपड़े और चप्पलों में। स्लीपर का अर्थ होगा ढीले ढाले कपड़े, ढीले ढाले कपड़ों में, और चप्पल आदि में वह और चप्पल। इसके अलावा स्पेक्टेकल नोज, स्पेक्टेकल मीन्स होगा चश्मा, नाक पर मोटा चश्मा। ठीक है, पाउच साइड, और बगल में पाउच के समान, थैले के समान साइड बगल में लटकती हुई खाल। ठीक है, इन यूथफुल यूज, यूथफुल मीन्स होगा जवानी के, हुज मीन्स होगा जुर्राब, जो उसने वेल सेव्ड, भली भांति बचा कर रख रखे हैं, वो क्या होते हैं, टू वाइड। वर्ड टू वाइड, वर्ड मीन्स इस अवस्था में, टू वाइड वो उनके पैरों में ढीले या चौड़े प्रतीत होते हैं। वाइड मीन्स होगा चौड़े या ढीले प्रतीत होते हैं। ठीक है,
हिज श्रंक शंक, उसकी जो पतली टांगे हैं, उनकी पतली टांगों में वो जुर्राब हैं जवानी के समय के, वो कैसे होते हैं? पतली टांगों में ढीले चौड़े प्रतीत होते हैं। हिज बिग मैनली वॉइस, उसकी जो बिग भारी, मैनली वॉइस भारी जो मर्दानी वॉइस मीन्स आवाज़ है, बिग मैनली वॉइस वह किसमें? चाइल्डिश टेरिबल, बच्चों जैसी, टेरिबल पाइप बच्चों जैसी, एक किसमें? बांसुरी जैसी, ट्रिबल पाइप बच्चों जैसी एक सुरीली अर्थात बांसुरी जैसी उनकी आवाज़ हो जाती है, सुरीली या पतली आवाज़ हो जाती है। ठीक है, इतना ही नहीं, विसिल्स इन हिज साउंड, और जैसे ही वो बोलते हैं, हिज साउंड मीन्स बोलने में क्या निकलती है? विसिल मीन्स होगा सीटी सी बजने लगती है। तो देखो, पेंटालून जो अवस्था होती है उसमें आदमी बहुत कमज़ोर हो जाता है। ढीले ढाले कपड़े चप्पल आदि में, स्पेक्टेकल चश्मा नाक पर चश्मे में, पाउच ऑन साइड बगल में थैले के समान लटकी हुई खाल, ठीक है, और किसमें? अब पांचवी अवस्था में तो बहुत मोटा था तो पेट ऐसा था, अब जैसे पेट बिचेगा तो वो खाल लटकेगी। ठीक है, क्योंकि इस अवस्था में विभिन्न बीमारियों से ग्रसित होकर के वो क्या हो जाता है? बहुत कमज़ोर हो जाता है। और वो जवानी के जब कपड़ों को पहनता है तो वो कपड़े अब उसके शरीर में ढीले ढाले होते हैं, चप्पल भी बहुत ढीली आती है, चश्मा मोटा चढ़ जाता है। ठीक है, पाउच साइड बगल में थैले के समान खाल लटकने लगती है। अब इस समय उसकी जो पतली टांगों में वो जुर्राब पहनता है, वो जुर्राब ढीले चौड़े प्रतीत होते हैं। उसकी जो भारी मर्दानी आवाज़ थी अब वो बच्चों जैसी पतली आवाज़ हो जाती है, बांसुरी जैसी पतली आवाज़ हो जाती है। पाइप मीन्स क्या होगा? बांसुरी। विसिल्स हिज साउंड, उसके बोलने में सीटी भी बजने लगती है। तो इस अवस्था में कमज़ोर होगा, ढीले ढाले कपड़े चप्पलों में, मोटे चश्मे में, थैले के समान लटकी खाल में, जवानी के उन जुर्राब जो उसकी पतली टांगों में चौड़े ढीले दिखते हैं, भारी मर्दानी आवाज़ जो बच्चों जैसी हो जाती है, और किसमें? बोलने में सीटी बजती है। इन सभी एक्ट से वह कैसा लगता है? पेंटालून विदूषक जोकर सा लगता है। तो इस अवस्था को जोकर अवस्था भी कहा जाता है, विदूषक अवस्था भी कहा जाता है। इसके बाद की जो लास्ट अवस्था है, उस अवस्था में आदमी बिल्कुल ही परिवर्तित हो जाता है, समस्त घटनाक्रम का एंड हो जाता है। तो ठीक है, सातवीं जो अवस्था है वह है ओल्ड एज, जिसको सेकंड चाइल्डहुड, दूसरा बचपन भी कहा जाता है। ओल्ड एज जिसको सेकंड चाइल्डहुड भी कहते हैं। लास्ट सीन ऑल दैट एंड्स स्ट्रेंज इवेंटफुल, इस अवस्था में पहुंचकर एंड्स मीन्स क्या हो जाता है? समापन हो जाता है। किनका? ऑल इवेंट्स, स्ट्रेंज इवेंट्स, उन स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, स्ट्रेंज मीन्स अजीब, इवेंट मीन्स घटनाओं से भरे हुए, हिस्ट्री मीन्स क्या होगा? इतिहास का, अर्थात ऊपर की जो 6 अवस्थाएं हैं उन अजीब घटनाओं के भरे इतिहास का क्या हो जाता है? समापन। अर्थात ऊपर की जो 6 अवस्थाएं हैं उन सभी का इस अवस्था में पहुंचकर समापन हो जाता है। ठीक है, इज सेकेंड चाइल्डहुड, क्योंकि ये क्या है? ये अवस्था दूसरा बचपन है। ये अवस्था सेकेंड चाइल्डहुड मतलब दूसरा बचपन है। जैसे बचपन में एक लड़का सब पर क्या होता है? दूसरों पर आश्रित होता है, खाने पीने, कपड़े पहनने, लैट्रिन धुलाने आदि सब चीज़ों के लिए दूसरों पर आश्रित रहता है। ऐसे ही इस अवस्था में पहुंचकर एक व्यक्ति भी हर चीज़ के लिए दूसरों पर आश्रित हो जाता है। ठीक है, इस अवस्था में पहुंचकर के भी आदमी हर चीज़ के लिए दूसरों पर आश्रित रहता है। इसलिए इस अवस्था को क्या कहा जाता है? दूसरा बचपन भी कहा जाता है। सेंज टीथ, इस अवस्था में आदमी दांतों से रहित हो जाता है। ठीक है, दांतों से रहित, और किससे रहित हो जाता है? सेंज मीन्स होगा रहित, टीथ। इस अवस्था में पहुंचकर के आदमी किन से रहित हो जाता है? बिना हो जाता है।
दांतों, मुंह में दांत नहीं रहते। सेंज आइज, आँखों में रोशनी नहीं रहती है। और सेंज टेस्ट, और जीभ में भी इस समय स्वाद नहीं रहता है। इसके अलावा मियर ओब्लिवियन, केवल विस्मृति में रहता है। ओब्लिवियन मीन्स क्या होगा? विस्मृति या भुलक्कड़ स्थिति में पहुंच जाता है। लाला आज सुबह ते हुक्का ही ना पियो, हमने तो रोटी ना खाई। बाबा तो को भाई 1 घंटा पहले तो हुक्का दियो, तो थोड़ी देर पहले तो रोटी खाई। तो बाबा भूलने की प्रवृत्ति में चला जाता है। ठीक है, इस प्रकार से भूलने की प्रवृत्ति बाबा में डेवलप हो जाती है। हर चीज़ के लिए दूसरों पर आश्रित रहता है। दांतों से रहित, आँखों से रहित और जीभ के स्वाद से रहित, अर्थात सेंस एवरीथिंग, हर चीज़ से रहित होकर इस दुनिया से पलायन कर जाता है। तो अर्थात ये नियरेस्ट डेथ ओल्ड एज है, मृत्यु के निकट की ये अवस्था होती है। तो इस प्रकार से ओल्ड एज को दूसरा बचपन, क्योंकि बुढ़ापा बचपन का दूसरा नाम है। जैसा कि कहते हैं कि बुढ़ापा बचपन का दूसरा नाम है। बुढ़ापे में आदमी की बच्चों जैसी बुद्धि और बच्चों जैसी, बुढ़ापा बचपन का दूसरा नाम है। बच्चों जैसी बुद्धि और बच्चों जैसी प्रवृत्ति, बच्चों की तरह वह हर चीज़ के लिए दूसरों पर आश्रित होता है। इस अवस्था में आदमी के ना मुँह में दांत होते, ना जीभ में कोई स्वाद होता, कछु चीज़ में स्वाद ही ना आवे। ठीक है, इसके अलावा किसी चीज़ में स्वाद भी नहीं आता है और मुंह में दांत नहीं होते, आँखों में रोशनी, हर चीज़ से रहित होकर विस्मृति की पोजीशन में रहता है। इसलिए इस अवस्था और समस्त घटनाक्रम और जो 5 अवस्थाओं में जो क्रिया प्रतिक्रियाएँ हैं वो सारी समाप्त हो जाती हैं। इसलिए इसे दूसरा बचपन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये 7 अवस्थाओं की डिटेल्ड नॉलेज हुई थी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अबाउट द पोएम के बारे में। विलियम शेक्सपियर वाज एन इंग्लिश पोइट। विलियम शेक्सपियर एक अंग्रेज कवि हैं, प्ले राइट एक नाटककार, एक्टर अभिनेता और ड्रामाटिस्ट नाट्यकार भी हैं। मतलब प्ले राइट भी हैं और ड्रामाटिस्ट भी हैं, नाटक लिखने वाले और नाटकों में अभिनय करने वाले हैं। जैसा कि कहा जाता है विलियम शेक्सपियर पोइट बनने से पहले एक थिएटर में नौकरी किया करते थे, थिएटर में अभिनय किया करते थे। इसलिए इन्हें, और उसके बाद ये क्या बन गए थे? नाटक लिखने वाले कवि बन गए थे। इसलिए दोनों ही हैं, ड्रामाटिस्ट भी हैं और प्ले राइट भी हैं, पोइट भी हैं, एक्टर भी हैं, क्योंकि वो अभिनय करते थे इसलिए एक्टर भी हैं। ही जो इनका जन्म 1564 में और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1616 में। ठीक है, तो हम अबाउट द पोइट और अबाउट द पोएम के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, विलियम शेक्सपियर का जन्म 1564 में हुआ था। ठीक है, विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था? 1564 में, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1616 में। ठीक है, ये तो 1564 और 1616 में इनकी मृत्यु हुई थी विलियम शेक्सपियर की। सबसे पहली बात है विलियम शेक्सपियर का 1564 में जन्म और 1616 में इनकी मृत्यु हुई थी। स्टार्टफोर्ड एट एवन, इस स्थान पर इनका जन्म हुआ था, इसलिए इन्हें बार्ड ऑफ एवन का स्वामी भी कहा जाता है। ठीक है, 1616 में इनका जन्म हुआ था। ये एक इंग्लिश पोइट, अंग्रेजी कवि, पोइट, प्ले राइट, एक्टर और ड्रामाटिस्ट हैं। ये कवि परिचय की बात थोड़ी सी हुई है और आगे की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कवि परिचय और पोएम के बारे में। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। ये लास्ट पोएम है, वेरी इंपॉर्टेंट पोएम है, क्योंकि इस पोएम में से आपको एक्सट्रैक्ट भी आनी है और क्वेश्चन भी आने हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये पोएम पूरे के पूरे 26 नंबर की पोएम है। ठीक है, सॉरी 6 नंबर की। इसमें से 4 नंबर की एक्सट्रैक्ट, 2 नंबर का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप हुआ तो 7 नंबर को भी यह पोएम कवर कर सकती है। इसलिए इस पोएम को आप बहुत ढंग से ध्यान देना, इसलिए मैं बड़े ढंग से पढ़ा रहा हूँ। पहले मैंने लाइन टू लाइन आपको वैसे बताया है, अब मैं कवि परिचय और पोएम की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन की चर्चा करूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।